पर रात में जो मैंने स्टे किया था केदारनाथ मंदिर में, बेस कैंप में, जो मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का अरेंजमेंट रहता है यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे गद्दे लगे रहते हैं और उसी में हमें स्टे करना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से नीचे गद्दे लगे रहते हैं और साथ में हमें ओढ़ने के लिए ये सी बेल्ट दिया देता है। इसमें ठंड नहीं लगती है, बट यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत डाउन रहता है और ये इतना छोटा होता है कि इसमें प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो अगर आप बेड लेना चाहते हो तो उनकी कॉस्ट अलग रहती है, वो भी अवेलेबल रहता है यहाँ। इसका मैंने 800 रुपये पे किया था। इसमें मुझे खाना भी इंक्लूड था, फूड इंक्लूड था। फूड में 4 पूड़ी थी, दाल थी, सब्जी थी और हलवा था और चावल थे। फूड की क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी, बस ये मान के चलिए एवरेज ही थी। बस ये है कि आपकी भूख मिट जाए। बाकी इसका जो मैंने पे किया था 800 किया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं मंदिर एक बार जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं भैरू बाबा के मंदिर पे जाऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर रात में स्टे करने के लिए आप देख रहे हैं इस तरह के टेंट भी अवेलेबल रहते हैं। ये 500 रुपये चार्ज करते हैं और ऐसे ही टेंट आपको मंदिर के आसपास भी मिलेंगे जो आपसे 1000 चार्ज करेंगे। बट वो डिपेंड करता है कि लोग कितने हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो रेट भी बढ़ा देंगे और पब्लिक कम है तो रेट भी कम कर देंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। मंदिर से 500 मीटर पहले ही सुबह सुबह लाइन लगना शुरू हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ से मंदिर 500 मीटर आगे है और यहीं से लाइन लगना शुरू हो गई। अच्छा रिया, मैंने रात में ही दर्शन कर लिए थे, शाम को ही दर्शन कर लिए थे, तो मुझे अब इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मुझे सीधे भैरू बाबा के मंदिर ही जाना है। तो मैं आपको दिखा दूँ कितनी लंबी लाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं से लाइन लगना शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पीछे तक से लाइन लगी है और अभी तो मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है। ये देख सकते हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से मंदिर वहाँ पर है और यहीं से आप लाइन देख सकते हैं, नीचे से लगी हुई लाइन और वहाँ तक मंदिर। अभी भी यहाँ से मंदिर 200-300 समथिंग दूरी पर है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और प्रसाद यहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से आप नहीं लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पर रात में स्टे के लिए के भी ऑप्शन से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप टेंट वगैरह लेते हैं तो ये पर पर्सन 1000 चार्ज करते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि पब्लिक कितनी है। अगर आपको यहाँ पर होटल वगैरह नहीं मिलते या GMBM का आपका बुकिंग नहीं है तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर पे आ चुका हूँ और आपको भीड़ दिखाऊँ यहाँ पर कितनी पब्लिक है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। ये पब्लिक मॉर्निंग में इसीलिए है, जो लोग भी हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो मॉर्निंग में यहाँ पर आ जाते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्री की वजह से भीड़ बढ़ जाती है। जो लोग पैदल और घोड़ी से आ रहे हैं वो यहाँ पर शाम तक पहुँच पाते हैं। तो ये जो भीड़ है ये 2 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नॉर्मल भीड़ हो जाती है। अगर आप पैदल आते हैं, घोड़ी से आते हैं तो आप शाम तक आ पाओगे, तो आपको यहाँ पर आसानी से दर्शन हो जाएंगे, इतनी भीड़ नहीं रहेगी। जय श्री केदार। और पीछे भीमशिला जो मैंने रात में आपको दिखाई थी, अब इसी रास्ते से मैं भैरू बाबा के मंदिर के लिए जा रहा हूँ। ये मंदिर के बाहर का बैक साइड का दृश्य आप देख सकते हैं। हर हर तो सब जगह स्नोफॉल हुआ था, पूरा बर्फ़ से भरा हुआ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको दिखाऊं, वो वहाँ जो आपको दिख रहा है वही है भैरू बाबा का मंदिर। तो अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और आज रिटर्न भी होऊंगा मैं। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप सेम डे रिटर्न होते हैं, जैसे अभी मैं मॉर्निंग में जाऊँगा नीचे, तो कब पहुँचूँगा मैं। तो ये भी बताऊँगा कि क्या आपको हरिद्वार या
बद्रीनाथ के लिए बसें मिल जाएगी या फिर आपको एक दिन सोनप्रयाग में स्टे करना पड़ेगा, ये जानकारी भी मैं आपको नीचे चल के दूँगा। और टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है ये बजट भी मैं आपको बताऊंगा। केदारनाथ मंदिर के जस्ट पास आप देखें, यहाँ से केदारनाथ मंदिर है, उसके जस्ट पास यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने देखा है यहाँ पर केवल एक ही मुझे भंडारा दिखा, जैसा अमरनाथ में होता है वहाँ पर इतने सारे भंडारे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। जो लोग भी यहाँ भंडारा लगाना चाहता है उसे लगाने देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, कितनी फेमस है ये यात्रा, देश के हर कोने से आते हैं। और उसे अगर अच्छा से खाना यहाँ ना मिल पाए तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जितने भी होटल है, एक तो उनकी कॉस्ट भी हाई है और जो स्वाद रहता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर अमरनाथ जैसा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ताकि लोगों को जो दूर दूर से आ रहे हैं कम से कम उसको अच्छा खाना तो मिल जाए। पर देखिए आगे चल के ऐसा होता है तो अच्छी बात है। बट फ़िलहाल तो यहाँ पर केवल मुझे एक ही भंडारा दिखा है, उसमें भी अभी आधे घंटे का समय लग रहा है और हमें बर्फ़ के बीच से ही जाना है। आप देख सकते हैं, जनरली मैंने सुना है कि यहाँ पर जब बर्फ़ नहीं रहती है तो आप आसानी से जा सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कितना यहाँ स्नोफॉल हुआ था और कितनी बर्फ़ है। और इन्हीं रास्ते से हमें जाना है, तो देखते हैं इसी रास्ते से चलते हैं। जय भैरव बाबा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ मैं। इतना संभल के जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि रास्ता तो पूरा पैक हो चुका है और अब हमको बर्फ़ के ऊपर से ही जाना है। और ये ऐसी बर्फ़ है कि कभी भी आपका पैर स्लिप हो सकता है। आप देख सकते हैं अंकल आंटी कितनी सावधानी से आ रहे हैं, तो बहुत सावधानी से हमको जाना पड़ेगा। जितनी पब्लिक आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए मिलेगी, उतनी पब्लिक आपको यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर के लिए नहीं मिलेगी। उसका कारण यह है कि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ भैरव बाबा का मंदिर भी है, दर्शन भी करना है। और बहुत से लोगों को पता भी रहता है तो बट वो इतनी दूर से 20-22 किलोमीटर चल के आते हैं, तो उनकी हालत पहले ही ख़राब हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द आप दर्शन करके वापस नीचे गौरीकुंड के लिए रवाना हो। बट मेरा तो ये मानना है कि आप जब यहाँ तक आए हो, 20-22 किलोमीटर चल के आए हो, ऑफिशियली 16 किलोमीटर है बट चलेंगे हम तो 20-22 किलोमीटर पड़ जाता है। तो जब आप यहाँ तक आए हो तो आप 1 किलोमीटर और भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर हर साल तो आने से रहे, तो थोड़ी और हिम्मत करके यहाँ दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। बट कारण यही है कि थकान इतनी हो जाती है, तो लोग पता भी होता है तो सोचते हैं कि अभी तो निकलो यहाँ से, सीधे गौरीकुंड के लिए निकलो। पर एक बार आना चाहिए यहाँ पर दर्शन करने। जय भैरव बाबा। तो आप यहाँ से भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। जय भैरवनाथ। फ्रेंड दर्शन मैंने कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और देखा आपने इतनी भीड़ नहीं थी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:45 हो रहा है, सुबह के 8:45 बजी है। अब मैं यहाँ से नीचे गौरीकुंड के लिए निकल रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। फुल वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा, शॉर्ट में दिखाऊँगा। तो कितनी देर में मुझे गौरीकुंड पहुँचने में लगेंगे ये आपको मैं बताऊँगा। तो सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर नायडू जी। अच्छा, तो कैसा लगा दर्शन? पत्नी पर रानी। ओके। बेटी।
तो कैसा लगा दर्शन? अच्छे से हो गए आपके? अच्छा है। दर्शन हो गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? रात में जो स्नोफॉल हुआ था उस वजह से कुछ ऐसा तो नहीं लगा? कोई भी नहीं, एडवांस बुकिंग करना है। अच्छा, ये केदारनाथ यात्रा पूरा एडवांस बुकिंग ही करना चाहिए। मैक्सिमम घोड़ा में हाँ, आना तो सेफ है। हेली और घोड़ा में आना। आप घोड़े से आए? हाँ, घोड़े घोड़े से गए? घोड़े से। ओके चलिए ठीक है। स्पर्श दर्शन मॉर्निंग 5 to 7 7 हो स्पर्श दर्शन। ओके। ये बड़ी ये महा महिमा जी केदारनाथ जी की। जी तो थैंक यू। ओके आपकी यात्रा सफल हो। देखिए फ्रेंड्स, हरिद्वार से बस में मिले थे और फिर यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर पे फिर से मिल गए। रिटर्न में आपको घोड़े यहीं से मिलेंगे। ये बेस कैंप है, ये मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। कुछ घोड़े वाले आपको मंदिर के आसपास भी मिल जाएंगे, वो आपसे घोड़ा का कहेंगे। बट आप थोड़ा 1 किलोमीटर नीचे आ जाना तो यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे। जो अभी ऑफिशियल चार्जेस है गवर्नमेंट का, वो रिटर्न के लिए 2050 है। इसका काउंटर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से पहले आप अपनी रसीद कटवा लें, फिर घोड़े से जाएं। अगर आप पीछे से आएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा रेट लें। तो अगर आपको ये काउंटर नहीं मिल रहा है तो यहाँ किसी भी आर्मी वाले, पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर देगा। उतरते समय मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ। देखिए वहाँ से लोग जा रहे हैं और मैंने शॉर्टकट लिया है और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। यहाँ से मैं उतरूँगा तो ये 1 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं वहाँ से उतरता जाता तो वो करीब 3 किलोमीटर है। तो शॉर्टकट ले रहा हूँ। बट फ्रेंड्स, उतरने में इतना आसान नहीं होता है। लोग बोलते हैं चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उतरने में उतनी प्रॉब्लम होती है। चढ़ते समय तो आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर रहता है, बट उतरते समय आप एक फ़्लो में उतरते हैं तो उतना कंट्रोल आपकी बॉडी पर नहीं रहता है। साथ में आपका शरीर है, दूसरा बैग आपके ऊपर है, और जब फ़्लो में उतरते जाते हैं तो जो घुटने हैं वो दर्द करने लगते हैं और नीचे घुटने के नीचे का जो हिस्सा है वो दर्द करने लगता है। और अगर आप स्लिप हो जाओ तो चोट लगने के चांस हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उतरने में एक चीज़ है कि आपको थकान कम होगी। चढ़ते समय जो थकान आपको होना है उतनी थकान आपको उतरते समय नहीं होगी, बट प्रॉब्लम तो होगी। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, आप देख सकते हो। तो मैंने भी अपने आप को छतरी से कवर कर लिया है और ये बादल ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट गिरेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप हमेशा अपने साथ रेनकोट और एक छाता ज़रूर लाएं, क्योंकि बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। गिरती है, थोड़ी देर गिरती है, बट उसमें ही अगर आप गीले हो जाओगे, आपका बैग गीला हो जाएगा, तो आगे आपको उधर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अभी जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं उनमें एक अलग ही उमंग और उत्साह और एक जोश है, लेकिन जो यात्रा करके आ रहे हैं उनमें उमंग और उत्साह तो है, बस जोश है ना वो ठंडा हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये यात्रा इतनी सरल नहीं है। रामबाड़ा के बाद जो चढ़ाई शुरू होती है उसमें हालत ख़राब हो जाती है। 22 किलोमीटर जाना है, 22 किलोमीटर आना है, तो आपकी हालत तो ख़राब होगी। पर एक चीज़ है कि फिर भी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने, देश के हर कोने से आते हैं और हर साल यात्रा चलती है और लोग कई बार आ रहे हैं दर्शन करने। ये भी एक बड़ी बात है कि जिसको बाबा बुलाते हैं दर्शन करने के लिए वही आ पाते हैं, वरना कई लोगों के ऐसे प्लान हैं जो एंड वक्त पर कैंसिल हो जाते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन जिसको बाबा को दर्शन देना है वो दर्शन दे ही देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ही बचा है गौरीकुंड, तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में और पहुँच जाऊँगा। देखता हूँ कितना और समय लगता है। गौरीकुंड में पहुँच गया हूँ। सुबह 9 बजे मंदिर से मैंने नीचे के लिए उतरना शुरू करा था और अभी 3 बज रही है, मतलब टोटल 6 घंटे में मैं नीचे आ गया। बीच में ये जो थोड़ी घास उड़ रही है क्योंकि यहाँ खाना बन रहा है, बीच में जो बारिश हो रही थी उस वजह से जो रोड गीली हो गई थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई।
अब मैं यहाँ से पहले तो अपना बैग लूँगा, जो मैंने एक्स्ट्रा बैग यहाँ पर लॉकर रूम में रखा था, और यहाँ से जाऊँगा सोनप्रयाग, और फिर वहाँ देखूँगा कि क्या मुझे अभी हरिद्वार या बद्रीनाथ के लिए बस के टिकट मिल जाएगी। तो पहले मैं अपना बैग ले लेता हूँ और फिर आगे की डिटेल मैं आपको देता हूँ। अभी मैंने पता किया कि जो बसें हैं हरिद्वार के लिए और बद्रीनाथ के लिए वो मॉर्निंग में 5 बजे ही चलती है, उसके बाद चलना बंद हो जाती है। उसके बाद जो चलती है, जो शेयरिंग टैक्सी वगैरह जिसे हम कहते हैं बोलेरो, वो चलती है। वो भी आपको डायरेक्ट मिले या नहीं मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पार्ट जर्नी करना पड़ेगी अगर आपको जाना हो। तो मैंने हरिद्वार के लिए मेरा टिकट ले लिया था 550 का। अब जो बस है वो मॉर्निंग में ले जाएगी मुझे, तो इसका टिकट आपको अब जब यात्रा करके नीचे आओगे तो उसी समय ले लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में मिलना मुश्किल है। जैसे ही आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए नीचे आओगे तो वहीं पे इसका सोनप्रयाग में नीचे ही इसका ऑफिस है। आप किसी से भी पूछोगे तो कोई भी बता देगा। आप पहले अपना टिकट ज़रूर ले लीजिएगा, वरना मॉर्निंग में टिकट मिलना मुश्किल रहेगा। तो आज का मेरा स्टे होने वाला है सोनप्रयाग के GNVM के गेस्ट हाउस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बेड इधर हैं और 4 बेड इधर हैं, और ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं। काफ़ी बढ़िया गेस्ट हाउस है। इसका मैं वॉश एरिया आपको दिखा दूँ तो एक वॉश एरिया ये है और एक ये है, ठीक है। एक टॉयलेट ये वेस्टर्न है, दूसरी भी वेस्टर्न है, और सामने आपको मिरर दिख जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया है, जो मैंने गौरीकुंड में लिया था उससे तो काफ़ी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आज का स्टे मेरा यहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी केदारनाथ में टोटल कॉस्ट क्या आ सकती है, 1 पर्सन की मिनिमम कॉस्ट क्या आ सकती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हरिद्वार जो यात्रा करने वाले हो वो बस से करने वाले हो, और फिर गौरीकुंड से लेके केदारनाथ और केदारनाथ से वापस गौरीकुंड की यात्रा भी पैदल करने वाले हो, और इसमें आप कोई घोड़ा वगैरह नहीं लोगे, तो आपकी मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाती है, ठीक है। तो अपना हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से लेके वापस हरिद्वार बस का जो है 550 तो टोटल होता है 1100 रुपये। तो 1100 रुपये आपका ट्रैवलिंग का ये। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग, तो जो बीच का टैक्सी का किराया होता है ये 100 रुपीज़ होता है, मतलब 50-50, तो टोटल 1200 ये होता है। और जैसे मैंने ये बुक किया था, इसका मैंने सोनप्रयाग में जो बुक किया था इसका मैंने 800 रुपये दिया था, और जो मैंने केदारनाथ में बुक किया था उसका भी मैंने 800 रुपये दिया था, और जो गौरीकुंड में बुक किया था उसका मैंने दिया था 450। तो टोटल होटल की मेरी कॉस्ट हो गई थी 2050 रुपये, है ना। तो 2050 आप 2100 मान लीजिए, तो 1200 वो और 2100 ये, तो टोटल होता है 3300 रुपये। अब आप इसमें मान लीजिए 800 रुपये फूड का, जो आप हरिद्वार से फिर सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड, फिर ऊपर मंदिर तक, फिर वापस नीचे आओगे, चाय नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नींबू पानी, जो भी खाना हो खाना वगैरह खाओगे, तो इसका आप 800 रुपये मान लीजिए। तो टोटल होता है आपका 3300 वो और 800 ये, तो होता है 4100 रुपये। तो मिनिमम 4100 रुपये में आप ये अपनी यात्रा कर सकते हो। 400 रुपये और मान लीजिए, तो 4500 रुपये में आप एक व्यक्ति इस यात्रा को कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होगी। जो मैंने बुक किया था ये 2 महीने पहले से बुक किया था, जब यात्रा की डेट आई थी उसी समय मैंने सारे बुक कर लिए थे, इसलिए मुझे ईज़िली मिल गए थे। अगर ऑन द स्पॉट आके बुक करोगे आप तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर 1-2 दिन यात्रा रुक जाती है, स्नोफॉल हो या बारिश की वजह से रुक जाती है, तो सोनप्रयाग हो चाहे गौरीकुंड हो, पूरे होटल्स वगैरह सब फुल हो जाते हैं। मतलब जो यात्री आते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा रेट देने पे भी उनको नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पहले से प्लान करना होगा, तब जाके आप ये मिनिमम इतने खर्चे में अपनी यात्रा कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तीनों पार्ट आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छे लगे हों, थोड़े भी अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री महाकाल, जो भी चाहे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री केदार।